उसको क्या बोलते हैं? डिप्लोटीन। इस डिप्लोटीन अवस्था में होता क्या है, जो हमारा केजमेटा बन रहा था यहाँ पे क्या हो जाता है? विजिबल। तो यहाँ पर केजमेटा क्या हो गया? विजिबल। और यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो हमारा क्रॉसिंग ओवर हुआ था अब उनका खंडन शुरू हो जाएगा। होता कैसे है? सेम वही कहानी। यहाँ पर ये हमारा गुणसूत्र है, और इधर पर तो यहाँ पर जो ये हमारा केजमेटा इस तरह से बना रहता है वो स्पष्ट रूप से विजिबल हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन यानी कि इनका खंडन शुरू हो जाता है और इनके मध्य में जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो खत्म हो चुका होता है। तो अब क्या होंगे? ये जो दोनों टुकड़े अभी जुड़े हुए हैं ये क्या होंगे? यहाँ पर अलग होंगे। तो हमने क्या बोला? केजमेटा विजुअल, यानी कि ये जो एक्स बॉडी है ये दिखाई स्पष्ट रूप से देने लगती है। टर्मिनलाइजेशन यानी कि ये दोनों खंड अब अलग होंगे, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है तो ये दोनों खंड अलग होंगे। और ये अगले स्टेप में कैसे दिखाई देते हैं? पांचवा, जिसको क्या बोलते हैं? डाईकाइनेसिस। इस डाईकाइनेसिस में ये गुणसूत्र अलग हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ क्या क्या? टर्मिनलाइजेशन इंड हो गया, यानी समाप्त हो गया। इसलिए दोनों गुणसूत्र क्या हो गए? अलग हो चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो ये हमारे गुणसूत्र जिनमें क्या हो चुका है? क्रॉसिंग ओवर। अब ये अगली अवस्था प्रोफेज अभी ये चल रही थी, प्रोफेज की 5 अवस्थाएं। अगला ये कहाँ जाएंगे? मेटाफेज फर्स्ट में। तो अभी तक ये पूरी पहली अवस्था चल रही थी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो क्या हो जाता है? डिसएपियर हो जाता है। उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस ये भी क्या हो जाएगा? डिसएपियर हो जाएगा। डिसएपियर मतलब अदृश्य या दिखाई नहीं देगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो सेल ऑर्गन होते हैं, सेल ऑर्गन कौन कौन? जैसे गोल्गी बॉडी, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी क्या हो जाएंगे? डिसएपियर हो जाएंगे। ठीक है। और हम लोग जैसे यहाँ से अगली अवस्था में पहुँचेंगे, कहाँ? मेटाफेज फर्स्ट में। तो मेटाफेज फर्स्ट में अभी तो हम लोग सिर्फ एक एक गुणसूत्र को देख रहे थे, अब वो 6 के 6 हमारे पास वापस आ जाएंगे। तो हमने उसको इस तरह से दिखाना शुरू कर दिए। तो ये हमारे पास जो गुणसूत्र थे
ये गुणसूत्र एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं और यहाँ पर कौन होता था, सेंट्रियोल, और यहाँ से एस्ट्रल रेज का निर्माण हमने बताया था शुरू कहाँ हो जाता है, प्रोफेज फर्स्ट में। विजिबल कहाँ हो जाता है, मेटाफेज में। तो मेटाफेज फर्स्ट में एस्ट्रल रेज आकर के जुड़ जाते हैं एक तो गुणसूत्रों पर, और इस एस्ट्रल रेज से एक इधर भी आ जाती है और यहाँ से भी ये इस तरह से गुणसूत्रों पर जुड़ जाएंगे। अब इनमें से क्या होता है कि कुछ जो फाइबर होती हैं, स्पिंडल फाइबर, वो सीधे यहाँ से यहाँ आकर के जुड़ती हैं, उनका गुणसूत्र से कोई कनेक्शन नहीं होता। तो देखो ये हमारा हो गया कौन, क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ से ये सीधे कहाँ जुड़ी, पोल पर, ठीक। और दूसरा जो था वो सीधे कहाँ गया, पोल से पोल के पास। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो फाइबर होता है इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल फाइबर। हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्रीय तंतु, गुणसूत्रीय तंतु। क्यों, क्योंकि ये किससे जुड़े हैं, ये जुड़े रहते हैं पोल टू क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरे जो फाइबर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पोल से पोल, या बोले पोल टू पोल, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल पर जो ब्लू वाले हैं वो सीधे पोल से जुड़े, गुणसूत्र से नहीं जुड़े हैं, तो उनको बोलते हैं पोल टू पोल। और इनको हम लोग बोलते हैं सपोर्टिंग फाइबर। क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग फाइबर, यानी ये लोग सहायक तंतु होते हैं, सहायक तंतु। तो सहायक तंतु कौन होते हैं, पोल से पोल पर जुड़ने वाले। क्रोमोसोमल फाइबर कौन होते हैं, पोल से क्रोमोसोम पर जुड़ने वाले। तो ये मेटाफेज अवस्था में एस्ट्रल रेज से जो निकलती है फाइबर्स, वो गुणसूत्र और सीधे पोल से पोल की ओर जुड़ जाती हैं। जैसे ही मेटाफेज की अगली अवस्था आएगी, क्या, एनाफेज फर्स्ट, तो यहीं पर देख लेते हैं एनाफेज फर्स्ट। इस एनाफेज फर्स्ट अवस्था में तुम लोगों को समसूत्री विभाजन में बताए थे कि समसूत्री विभाजन में एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है और डीएनए की संख्या डबल यस अवस्था में होती थी। तो यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या डबल नहीं होती है, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है एनाफेज में, बल्कि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या डबल कब होती है, एनाफेज सेकेंड में, एनाफेज फर्स्ट में नहीं होती है। तो एनाफेज सेकेंड में देखना चाहते हैं कि क्या क्या होता है, तो ये सभी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग। तो ये इस तरह से एनाफेज अवस्था में इस तरह से ये गुणसूत्र अलग हो चुके होते हैं और यहाँ पर सेल प्लेट फॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। और कंप्लीट कहाँ होता है, टीलोफेज फर्स्ट में। तो ये जैसे ही आगे आता है कौन, टीलोफेज फर्स्ट, यहाँ पर ये एक कोशिका दो में बदल जाती है और इनके सभी के पास इस तरह से
तो यहाँ से 1 से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। लेकिन अभी भी गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर आधी या डबल नहीं होती है। तो यहाँ तक मेटाफेज मियोसिस फर्स्ट हो चुका। अब हमने बताया था कि जो मियोसिस सेकेंड है वो सेम होता है किसके जैसा, माइटोसिस के। तो यहाँ से कहानी आगे जैसा उसमें होता था सेम वैसा ही होगा। तो अब इसमें हम लोग जो देख रहे थे 2n बराबर 6 DNA और 6 क्रोमेटिड, उसको अब डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे। ठीक, इसमें देखो क्या क्या है। ये हमारे पास 2n बराबर 6 क्रोमेटीन यानी 2C बराबर 6 DNA। ठीक है, यहाँ से हम लोग जीवन से आगे चल दिए कहाँ, यस फेज और G2 में। तो हमारा जो अगला दिखाई देता है वो इस तरह से होता है। और ये यहाँ पर 2n बराबर 6 क्रोमेटीन, बट इस बार क्या हो जाएगा 4C बराबर 12 DNA। इसका मतलब एक गुणसूत्र पर 2-2 DNA। और संरचना कैसी होती है अभी उसमें देखे थे। यहाँ से ये सीधे कहाँ चला गया, मेटाफेज में, सॉरी प्रोफेज में, प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में देखते हैं क्या क्या हुआ था। वो सारी जो 5 अवस्थाएं आई थी उनको नहीं देखेंगे। यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट में हुआ क्या था, गुणसूत्र जो होते हैं पतले होते थे, लंबे होते थे। कैसे होते थे, मोनोवैलेंट। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। और यहाँ पर एस्ट्रल रेज का सिंथेसिस शुरू हो गया था, बट विजिबल नहीं होता था। तो प्रोफेज में सेम कहानी रहेगी क्या, 2n बराबर 6 क्रोमेटीन यानी कि 4C बराबर 12 DNA। तो देखोगे कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक गुणसूत्र में 2-2 DNA। कैसे, जैसा तुम्हें पहले भी दिखाए थे, ये एक गुणसूत्र 2 DNA, उसी तरह इसमें भी एक गुणसूत्र और 2 DNA। ये 2 गुणसूत्र नहीं है, एक गुणसूत्र है, ये उसी की क्या है, कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4C बराबर 12 DNA है कि एक गुणसूत्र में 2 DNA। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 क्रोमोसोम इक्वल 2 DNA। लिख सकते हैं कि नहीं। प्रोफेज से आगे हम लोग कहाँ पे चले हैं, मेटाफेज फर्स्ट में। तो जैसे ही मेटाफेज फर्स्ट में जाते हैं, ये जो एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है ये विजिबल हो जाता है। और मेटाफेज की 2 अवस्थाएं होती है, एक होता है अर्ली, एक होता है लेट। तो अर्ली में ये जुड़ते हैं और लेट में जो है स्पष्ट रूप से ये गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर चल देते हैं। तो हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, हम लोग केवल देख रहे हैं क्या, कि ये गुणसूत्र मेटाफेज में जुड़ चुके होते हैं। किससे, एस्ट्रल रेज या स्पिंडल फाइबर से। और जुड़ते कहाँ हैं, गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर। तो गुणसूत्र किससे जुड़ते हैं, सेंट्रोमियर से। इसमें देखना, तो यहाँ पर ये एक पोल, दूसरा ये यहाँ से चली और यहाँ पर जाकर के जुड़ गए। और इधर से भी ये आकर के इन पर जुड़ जाएगा। और कुछ फाइबर जो होते हैं सीधे पोल से पोल जुड़े रहते हैं, जिनका क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग फाइबर। तो जो फाइबर पोल से पोल जुड़ते हैं वो सपोर्टिंग, जो कि रेड कलर वाले हैं, ब्लू वाले क्रोमोसोम और पोल से जुड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
क्रोमोसोमल फाइबर। अब जैसे ही हम लोग मेटाफेज फर्स्ट से कहाँ आ गए, एनाफेज फर्स्ट में, तो मेटाफेज में कहानी सेम, क्या 2n बराबर 6 क्रोमेटिड। इस बार क्रोमेटिन नहीं लिखेंगे, क्रोमेटिड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र धागे के जैसे दिखाई देते हैं, मेटाफेज में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये धागा अब स्पष्ट रूप से गुणसूत्र दिखाई देता है, इसलिए क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। और ये सेम रहेगा 4C बराबर 12 DNA। जैसे एनाफेज फर्स्ट में आते हैं, ये गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये और यहाँ पर इस तरह से सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, बट विजुअल कहाँ होता है, टीलोफेज फर्स्ट में। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग आते हैं कहाँ, टीलोफेज फर्स्ट। तो टीलोफेज फर्स्ट यहाँ पे देखोगे तो ये गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर जा चुके हैं, यानी कि चलना प्रारंभ कर दिए हैं। सेल प्लेट होगा और यहाँ से 2 सेल बन जाएगी, लेकिन अभी भी गुणसूत्रों की संख्या डबल नहीं हुई है, सेम रहेगा। क्या, 2n बराबर 6 क्रोमेटिड और 4C बराबर 12 DNA। और यहाँ से ये इस तरह से एक से 2 सेल का निर्माण हो जाता है। तो ये जो 1 से 2 सेल का निर्माण हुआ है, अभी भी तुम लोग देखोगे तो ये क्या था, 2n। तो अब ये लोग क्या हो गए, n। तो ये क्या हो गया, n बराबर 3 क्रोमेटिड। ठीक है। और ये 4C क्या हो जाएगा, 2C बराबर 6 DNA। ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या डबल हुई, जो यहाँ था वही यहाँ है, जो ये है वही यहाँ है। तो अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज फर्स्ट अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या डबल नहीं होती है, बल्कि एनाफेज सेकेंड में होती है, जबकि समसूत्री में एनाफेज में ही गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। और अध्ययन कब करते हैं, मेटाफेज में। तो यहाँ तक टीलोफेज। अब उसके टीलोफेज से आगे अब फिर से कौन हो गया, मियोसिस सेकेंड। तो अगला जो है वो कौन है तुम्हारा, मियोसिस सेकेंड। इसके पहले ये जो चल रहा था ये कौन था, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस सेकेंड में यस फेज एब्सेंट होता है। यस फेज क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कि यस फेज यहाँ होता ही नहीं है। और यस फेज नहीं होगा तो यहाँ पर DNA की संख्या डबल नहीं होती है। ये अगर तुम लोग सोचते हो कि यहाँ पर 2 बार एस फेज आएगा, तो 2 बार नहीं आता, एक ही बार आता है, इसलिए यहीं पर केवल DNA की संख्या डबल होती है। दूसरे बार में मियोसिस सेकेंड में एस फेज नहीं आता, सीधे शुरू होता है कहाँ से, प्रोफेज सेकेंड से। तो यहाँ पर जो इसकी अगली अवस्था आती है वो आती है प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड सेम एज माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। तो अब हम लोग इन दोनों में से किसी एक कोशिका को ले रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या था, सेम यही कहानी। तो प्रोफेज अवस्था में गुणसूत्र कैसे होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते थे। तो ये गुणसूत्र पतले और लंबे, अभी भी इनकी कहानी क्या आ जाएगी, n बराबर 3 क्रोमेटिन और यहाँ पर 2C बराबर 6 DNA। कैसे, यानी एक गुणसूत्र में 2 DNA, इस तरह से। ठीक है। अब जैसे ही प्रोफेज से आगे जाएंगे किस पर, मेटाफेज सेकेंड पर,
तो मेटाफेज सेकेंड में ये गुणसूत्र स्पष्ट विजिबल होते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। और ये गुणसूत्र अब क्या होंगे, यहाँ पर एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका होता है। और विजिबल कहाँ होते हैं मेटाफेज फर्स्ट में। तो यहाँ पर एक एस्ट्रल रेज यहाँ और एक यहाँ, यहाँ से ये निकलते हैं और जा कर के कहाँ जुड़ जाते हैं, गुणसूत्रों के पास। और साथ में ये कौन है, सपोर्टिंग फाइबर, जो कहाँ जुड़े रहते हैं, पोल से पोल के साथ। अगला जब मेटाफेज के बाद क्या आता है, एनाफेज सेकेंड। तो एनाफेज सेकेंड में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, डबल। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता है, एनाफेज सेकेंड में होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। ये क्या है, सभी गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर चल देंगे। और यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और इसमें सेल प्लेट बाहर से अंदर की ओर बनती है। और जैसे ही आता है, अच्छा इनके बारे में अगर ये देखें तो ये क्या हो गया, N बराबर 3 क्रोमेटिन और ये 2C बराबर 6 DNA। तो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या डबल हुई है, DNA की संख्या डबल नहीं हुई है गुणसूत्र का। तो ये क्या हो जाएगा, 2N और ये 6, लेकिन ये सेम रहेगा। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, डबल। तो ये क्या हो जाएगा, 2N बराबर 6 क्रोमेटिड और ये नियत रहेगा 2C बराबर 6 DNA, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ही आते हैं हम लोग यहाँ टीलोफेज सेकेंड, तो टीलोफेज सेकेंड में आते ही यहाँ से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। और यहाँ पर देखोगे तो ये 2N बराबर 6 था, तो ये क्या हो जाएगा, N बराबर 3 और ये कितना हो जाएगा, 2C बराबर 6 DNA। सोचे ये डबल नहीं है, आधा हो जाएगा, C या 1C बराबर 3 DNA। इसका मतलब इस बार एक क्रोमोसोम में एक DNA होता है, इस तरह से। ठीक, उसी तरह ये भी होगा। तो अब ये दोनों ही क्या हो गए, अगुणित। तो एक से ये 2 बना है तो इससे भी तो 2 बनेंगे, तो टोटल कितने बनते हैं, 4। तो इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है। हमने किसी एक को लेकर के अध्ययन किया और ये 4 गुणसूत्र या बोले 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। वहाँ पर हमारी कोशिका कैसी थी, द्विगुणित, यहाँ कैसी है, अगुणित। तो एनाफेज सेकेंड में को गुणसूत्रों का संख्या डबल नहीं होता, बल्कि एनाफेज सेकेंड में होता है। तो ये सेम एज किसके जैसा है, माइटोसिस। इसलिए तुम्हें केवल टीलोफेज फर्स्ट तक बताए थे। और वहाँ पर टीलोफेज फर्स्ट में जब तुम्हें एनाफेज बता रहे थे तो वहाँ पर तुम लोगों को जब उसमें आया था प्रोफेज की लास्ट अवस्था, कौन, डाइकाइनेसिस। तो हमने बताया था तुम्हारा सेल ऑर्गन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, डिसअपियर यानी अदृश्य हो जाते हैं। जैसे ही टीलोफेज आता है फर्स्ट, फिर से क्या क्या, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गन, ये सब क्या हो जाते हैं, रीअपियर या बोले दृश्य हो जाते हैं। कब, टीलोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट, इसकी 5 अवस्थाएं। नंबर पहला कौन, लेप्टोटीन। नंबर दूसरा जाइगोटीन।
नंबर तीसरा डिप्लोटीन, सॉरी पेकाइटिन। नंबर चौथा डिप्लोटीन। और नंबर पाँचवा डाइकाइनेसिस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं तनुपट्ट, इसको युग्मपट्ट, इसको बोलते हैं स्थूल पट्ट। डिप्लो, डाई मतलब दुई, तो हो गया दुई पट्ट। इसको बोलते हैं पारगति क्रम। तो जिनको हिंदी याद करना है कर सकते हैं, इन्हें इसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो याद करने का ट्रिक क्या है, जो तुम्हारे मंत्री थे लालू यादव, जानते हो, तो जो लालू थे उनको एक बार मन किया दीपिका को देखने के लिए, तो लालू जाए प्लेन से, किससे जाएगा, प्लेन से, किसको देखने, दीपिका को देखने। तो लालू जाए प्लेन से दीपिका को देखने। ठीक है, तो लालू यानी एल मतलब लेप्टोटीन, जाय मतलब जाइगोटीन, प्लेन मतलब पेकाइटिन, डी मतलब डिप्लोटीन और अगला डी मतलब डाइकाइनेसिस। तो ये तुम्हारा याद करने का ट्रिक। उसके बाद इसी में हम लोग देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है, या चाहे प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस हो, लेट एनाफेज से शुरू होता है, टीलोफेज में खत्म हो जाता है, जबकि कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज से शुरू होता है, टीलोफेज पे खत्म होता था। तो एनिमल सेल में क्या होता है, जैसे एक सेल है, ठीक, और इसके पास अपना केंद्रक है, तो इसे अगर डिवाइड होना है तो इसमें जो यहाँ पर एक कोशिका दो कोशिका में डिवाइड होती है, एक कोशिका दो कोशिका में जो डिवाइड होती है, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल व माइक्रोफिलामेंट, कौन कौन, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, इन दोनों से एक पदार्थ बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल फर्रो फॉर्मेशन। तो ये जो सेल फर्रो फॉर्मेशन है, यहाँ पर निर्माण होता है और इस तरह से ये सब व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ही इसका निर्माण हो जाता है, ये कोशिका आगे कुछ इस तरह से हो जाती है और यहाँ पर ये व्यवस्थित रहते हैं। जैसे ही इस पर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट बीच में जम जाते हैं, इनको ये जो बने हैं किसके, माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट के, इसका नाम क्या है, मिड बॉडी। नाम क्या है, मिड बॉडी। बने किसके हैं, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म तंतु और सूक्ष्म नलिकाएं। तो ट्यूब मतलब क्या होता है, नलिका, तो इसको क्या बोलेंगे, सूक्ष्म नलिका। ये सूक्ष्म नलिका और फिलामेंट मतलब तंतु, तो ये हो गया सूक्ष्म तंतु। तो ये सूक्ष्म तंतु और सूक्ष्म नलिका से बने होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मिड बॉडी। ये एक लाइन से व्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन इनके निर्माण का क्रम इधर से होता है, यानी कि ये परिधि से केंद्र की ओर होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं सेल फर्रो फॉर्मेशन का निर्माण परिधि से केंद्र की ओर होता है, इसलिए इसके क्रम को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय। और यहाँ पर जैसे ही ये बन जाता है, यहाँ पर इस तरह से दो प्रोटीन आती हैं। वो दो प्रोटीन कौन कौन, एक तो होता है एक्टिन प्रोटीन और दूसरी होती है मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों ही प्रोटीन क्या करती हैं, इस सेल के दोनों साइड किनारे पर आ जाती हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाती हैं और एक कोशिका यहाँ से इस तरह से दो सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है,
तो एनिमल सेल में कोशिका का विभाजन सेल फर्रो फॉर्मेशन के द्वारा होता है। इसका निर्माण किससे होता है? माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से। जो संरचना बनती है उसका नाम होता है मिड बॉडी। इसमें जो मिड बॉडी का निर्माण होता है वो परिधि से केंद्र की ओर होता है या अभिकेंद्रीय। जैसे ही ये बन जाती है दोनों साइड में प्रोटीन आती है, कौन? एक्टिन और मायोसिन। ये बाहर से अंदर की ओर कोशिका को विभाजित करती है और एक कोशिका दो में बदल जाती है। इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें किसमें? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में क्या होता है? वहां पर निर्माण होता है सेल प्लेट का। किसका? सेल प्लेट का, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका पट्ट, और इसको क्या बोलते हैं? कोशिका खांच। तो सेल प्लेट में देखो होता क्या है, जैसे एक कोशिका है, ठीक है, इसको डिवाइड होना है, तो यहाँ पर क्या होती है, इस तरह से कुछ संरचनाएं आकर के जमा हो जाती हैं। लेकिन इनमें संरचना ये इधर से इधर होती है, यानी केंद्र से बाहर की ओर। ये बनी किसकी होती हैं? ये बनी होती हैं एक तो माइक्रो ट्यूब्यूल की और दूसरा गोल्गी वेसाइकल की। तो इन दोनों से मिलकर के ये बनती है माइक्रोट्यूब्यूल और गोल्गी वेसाइकल से। इनको बोलते क्या हैं? इनका नाम होता है फ्रेगमोप्लास्ट। क्या नाम होता है? फ्रेगमोप्लास्ट। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है कहाँ बनता है? केंद्र से परिधि की ओर। और जैसे ही ये बनने लगता है, ये जो गोल्गी वेसाइकल होती हैं इसके पास खुद की झिल्ली होती है और इनकी झिल्लियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और आपस में जुड़ करके इस तरह से इनका निर्माण हो जाता है और इनमें ऐसे छोटे छोटे पदार्थ भर दिए जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे पदार्थ हैं ये होता है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पेक्टिन। और ये जो संरचना बनती है इसी को बोलते हैं हम लोग मिडिल लमेली। इसी को क्या बोलते हैं? मिडिल लमेली या मध्य पटलिका। मध्य पटलिका। तो जो मिडिल लमेली या मध्य पटलिका होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टिन या पेक्टेट से बनी होती है और ये मध्य पट्टिका का निर्माण केंद्र से परिधि की ओर होता है और यहाँ से फिर एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें एनिमल सेल में सेल फर्रो फॉर्मेशन होता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट का निर्माण होता है। तो ये जो प्लेट बनती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल प्लेट या कोशिका पट्ट। इसी का नाम क्या है? मध्य पटलिका। किसकी बनी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। तो ये बीच में ये जो रेखा पूरे जोड़ी है इसको जोड़ने का काम कौन करता है? गोल्गी वेसाइकल। क्योंकि हमने बताया था गोल्गी बॉडी तीन चीज़ों की मिलकर बनी होती है, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल और वेसाइकल से। तो जो इसकी वेसाइकल होती है वो इन झिल्लियों को आपस में जोड़ देती है। जोड़ने के बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट इसमें आकर के जम जाते हैं और जमने के बाद ये एक कोशिका को दो भागों में तोड़ देते हैं। और इसका क्रम क्या हो गया इस बार? अप केंद्रीय, यानी केंद्र से बाहर। तो ये क्या हो गया? अप केंद्रीय। एक टर्म आता है ए माइटोसिस, असूत्री विभाजन। क्या आता है? ए माइटोसिस या असूत्री विभाजन। तो ए माइटोसिस, ए मतलब एब्सेंट, यानी कि बिना केंद्रक के गुणसूत्रों का विभाजन। केंद्रक के बिना, तो बिना केंद्रक के गुणसूत्र का विभाजन क्या कहलाता है? ए माइटोसिस। समझे? तो ये तुम्हारी यही तक की कहानी और ये चैप्टर